Hello dear students, welcome to this video. In this video we are going to discuss about the simultaneous equation. तो साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होता है? तो इक्वेशन से ही पता चल रहा है कि हमारे पास मोर देन वन इक्वेशन है. ओके, क्या है कि मोर देन एक से ज़्यादा इक्वेशन है और हम उन दोनों को कंबाइन करके हम उनको सॉल्व करेंगे. एक इक्वेशन को हम सेपरेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों इक्वेशन में इंटरडिपेंडेंसी है. ओके, तो देखिए जनरल रिग्रेशन में क्या होता है कि हमने क्या पढ़ा कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल होता है, जिसको इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल सेम ही होते हैं. ओके, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉज एंड इफेक्ट का एक रिलेशनशिप नज़र आ रहा है. पर साइमल्टेनियस इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल y इज़ अफेक्टेड बाय x वेरिएबल एंड सम और ऑल वेरिएबल आर अफेक्टेड बाय द वेरिएबल y. ठीक है, यहाँ पे देखिए y क्या हो रहा है, हमारा वेरिएबल y जो है वो किसके द्वारा इफेक्ट हो रहा है. y इज़ अफेक्टेड बाय द x वेरिएबल. x वेरिएबल है वो y को इफेक्ट कर रहे हैं. और सम और ऑल x वेरिएबल, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे छूट गया, ये जो x वेरिएबल है वो किससे इफेक्ट हो रहे हैं, y से हो रहा है. देखो टू वे रिलेशनशिप मिल रहा है यहाँ पे. जैसे मैं ये ऐसे लिख रहा हूँ, y इज़ इक्वल टू ए बीटा 1 प्लस बीटा 2 x2, इस तरह से मैं लिख रहा हूँ. अगर x क्या कर रहा है, x y को इफेक्ट कर रहा है, तो दूसरे सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि y जो है x को इफेक्ट कर रहा है. तो ठीक है, तो अलग अलग तरह के इक्वेशन बन रहे हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल आपके साथ देता हूँ कि जैसे आपको पता है कि कंजम्पशन हमारा किसके इक्वल है. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बीटा नोट प्लस बीटा 1 और ये y. यहाँ पे क्या है, ये जो बीटा 1 जो है ये मेरा MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल है. ठीक है, और y किसके इक्वल है, y इज़ इक्वल टू C प्लस I. यहाँ पे देखिए कि C किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रहा है, इनकम पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल कौन सा आ गया, इनकम आ गया. ठीक है, और आगे आप देखो इनकम किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कंजम्पशन पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, एक जगह ये क्या है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बन रहा है, एक जगह दूसरा C एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल बन रहा है. ठीक है, तो दोनों का क्या रिलेशनशिप बन रहा है. तो इस कंडीशन में क्या हो गया कि हम C को सेपरेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, या y को सेपरेटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो हमें क्या करना है कि दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो इसी को साइमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि y इज़ अफेक्टेड बाय x वेरिएबल्स, सम और ऑल x वेरिएबल आर अफेक्टेड बाय द y. ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर आपको कोई भी कोफिशिएंट जैसे कंजम्पशन का बीटा नोट बीटा 1 आपको कैलकुलेशन करना है. किसका कैलकुलेशन करना है, बीटा नोट बीटा 1 को कैलकुलेशन करना है. तो आप क्या कह रहे हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमारी नेक्स्ट वेरिएबल में दी गई है इसको बिना कंसीडर करके आप इसका कैलकुलेट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट calculate the coefficients of consumption function without taking into account the information given in the next इक्वेशन. ठीक है, तो दो इक्वेशन में एक इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन आ गया. ठीक है, अगर हमें क्या करना है तो यहाँ पे देखिए जितने भी ये इंडोजीनियस वेरिएबल है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारे मॉडल में ही कैलकुलेशन होता है उनको इंडोजीनियस वेरिएबल के नाम से जानते हैं. आई होप कि यहाँ तक ये चीज़ें हो गई. अब यहाँ पे देखिए कि वन इक्वेशन में जैसे मैंने बताया आपको, वन इक्वेशन कैन नॉट बी सोल्व विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट इन्फॉर्मेशन गिवन इन द अनदर इक्वेशन. दूसरे इक्वेशन में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बिना हम जो है पहले इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते. ठीक है, इसका मैं और आपको एक एग्जांपल देता हूँ साइमल्टेनियस इक्वेशन का. जैसे मैं डिमांड सप्लाई की बात कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इसको ये डिमांड लिख रहा हूँ. ठीक है, डिमांड फंक्शन है हमारा, यहाँ पे ये अल्फ़ा नोट आ गया, ये अल्फ़ा 1 और ये मैं प्राइस लिख रहा हूँ, प्राइस 1 लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्लस मेरा एरर टर्म आ रहा है. ठीक है, 1t आ रहा है. उसी तरह मैं सप्लाई फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, सप्लाई फंक्शन बीटा नोट प्लस बीटा 1 और ये P1 प्राइस है हमारा. ठीक है, और यहाँ पे ये एरर टर्म में यहाँ पे 2 कर दें. ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ आप देखिए कि दोनों केस में कौन से हैं, हमें क्वांटिटी भी और प्राइस भी हमें यहीं से कैलकुलेट करना है. तो इंडोजीनस वेरिएबल कौन से बन गए, जो भी इंडोजीनस वेरिएबल
जो भी वेरिएबल मॉडल के अंदर ही हमारे पास आएंगे, जिनका कैलकुलेशन हम मॉडल के थ्रू ही करेंगे, उनको हम इंडोजीनस वेरिएबल बोलते हैं। एक्सोजीनस मतलब मॉडल से बाहर है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों वेरिएबल किससे अफेक्ट हो रहे हैं, ये प्राइस से इफेक्ट हो रहे हैं। दोनों इंडोजीनस वेरिएबल कौन से, हमारी क्वांटिटी सप्लाई, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस हमारा इंडोजीनस वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि हमें क्या करना है, इसमें क्या हम OLX रन कर सकते हैं। हम OLX रन करते हैं तो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो इसके लिए आपको ये चीज़ देखनी है। आपको सबसे पहले डिमांड सप्लाई इक्वेशन के थ्रू आपको समझना है। जैसे ये डिमांड आ गया, ठीक है, ये सप्लाई आ गया, ठीक है, इसको मैं S लिख सकता हूँ, इसको डिमांड देता हूँ तो, और इस तरह यहाँ से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ गई, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको P कह रहा हूँ और इसको Q कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि किसी स्ट्राइक की वजह से देखिए सप्लाई किससे इफेक्ट हो रही है, हमारी प्राइस से इफेक्ट हो रही है, तो एक रिलेशनशिप बता रहा है ये। अब यहाँ पे देखिए आप कि एरर टर्म जो मैंने आपको बताया था, ये जो एरर टर्म है इसमें क्या होता है कि ऑल अदर फैक्टर जो हमारे सप्लाई को इफेक्ट कर सकते हैं वो इसी में सबज्यूम हो जाते हैं। ओके, वी हैव सबज्यूम्ड ऑल अदर फैक्टर्स, ऑल फैक्टर अदर देन द प्राइस। ओके, तो किस में सबज्यूम कर दिया उन फैक्टर्स को, हमने एरर टर्म में कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्ट्राइक हो जाता है, कंट्री में स्ट्राइक हो जाता है या कुछ लॉकडाउन हो जाता है, तो उसके कारण हमारा सप्लाई इफेक्ट होगा, तो सप्लाई का अब क्या होगा, हमारा ये लेफ़्ट साइड में शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड में S1 हो गया, तो इस केस में क्या हो गया, प्राइस भी बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राइस हमारा PT हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि एरर टर्म, जैसे एरर टर्म जो फैक्टर हमने इंक्लूड नहीं किया था वो एरर टर्म में गया, तो इसका मतलब एरर टर्म में चेंज के कारण हमारा प्राइस में चेंज आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है वो एरर टर्म से कनेक्टेड है, ठीक है। तो इट्स कंडीशन में हम OLX रन नहीं कर सकते। इन दोनों में एक रिलेशनशिप बन रहा है, एरर टर्म और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में, किसमें, एरर टर्म और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल में एक रिलेशनशिप बन रहा है, तो OLX को हम रन नहीं कर सकते। ओके, वी कैनॉट रन OLX इन सच कंडीशन, ठीक है। अगर हम OLS कर देंगे तो कोफिशिएंट क्या होगा, बायस होगा, बायस कोफिशिएंट होगा, और ऊपर से क्या होगा, ये हमारा इनकंसिस्टेंट भी होगा, बायस एंड इनकंसिस्टेंट। आप सैंपल साइज कितना भी इंक्रीज करते जाओ ये ट्रू वैल्यू की तरफ नहीं जाएगा। एस्टिमेटर विल नॉट कन्वर्ज टू इस ट्रू वैल्यू इफ सैंपल साइज इज इंक्रीज। क्या हो गया, एस्टिमेटर जो एस्टिमेटर कोफिशिएंट जो करेंगे कैलकुलेट, एस्टिमेटर विल नॉट कन्वर्ज टू इट्स ट्रू वैल्यू if sample size is increased, ठीक है। अगर आप सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो ट्रू वैल्यू की तरफ नहीं जाएगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, OLX रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमने पढ़ा था, तो उसकी क्या एंजम्पशन होती थी, उसकी कुछ एंजम्पशन लेते थे हम ये एंजम्पशन लेते थे कि आपका जो एक एरर टर्म का जो एक एक्सपेक्टेड वैल्यू आ रहा है हमारा एरर टर्म का, वो 0 के इक्वल है, ठीक है, और एक एरर टर्म हम दूसरे एरर टर्म से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये एरर टर्म जो हमारा कोई भी एक एरर टर्म है वो हमारे दूसरे, जैसे इस एरर टर्म से कोई कनेक्शन नहीं है इनका, ठीक है, दोनों इक्वल नहीं है। और जो हमारा वेरिएंस आ जाता है एरर टर्म का, हमारे एरर टर्म का वेरिएंस आ जाता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, सिग्मा स्क्वायर आ गया, ठीक है। और कोवेरिएंस जो आ रहा है हमारे किस वेरिएबल में, हमारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, जैसे मैं इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ, कंजम्पशन का मैंने एग्जांपल दिया था, एंड एरर टर्म, इनके बीच में कोवेरिएंस किसके इक्वल होगा, 0 होगा। दो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल आपस में लिंक नहीं करेंगे। जैसे मैंने क्वांटिटी सप्लाई का दिया था, ये बीटा 0 प्लस बीटा 1 P1 प्लस एरर टर्म मैंने जो यहाँ पे किया था, तो यहाँ पे P1
ओके। और ये जो एरर टर्म हमारा आ रहा है, इनके बीच में कोवेरिएंस हमारा 0 होना चाहिए, इनके बीच में रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। इनके बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा तो हमारा जो एस्टिमेटर होगा वो बायस होगा, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट भी होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि हमने कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमने एक्सप्लेन किया कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है। दो तरह के इक्वेशन होते हैं, तो दोनों को हम साइमल्टेनियसली इकट्ठा हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे हम और डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से दो है हम जो है रिड्यूस फॉर्म में जो कोफिशिएंट्स हमारे पास आते हैं उससे हम जो है स्ट्रक्चरल फॉर्म वाले कोफिशिएंट होते हैं उनका किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।